तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक माउंटेन को दिखाता है और वही माउंटेन पे हम एक सेट को देखते हैं और उस सेट का नाम रहता है तियानमेन सेट। और वही सेट के अंदर हमें एक बंदे को दिखाता है, वो अकेला एक जगह पे खड़ा रहता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, जब मैं मेरे सिर को ऊपर उठाता हूँ तो आसमान पे सुनहरे चांद को देखता हूँ, और जब मैं मेरे सिर को नीचे झुकाता हूँ तब उस समय मुझे मेरे होम टाउन की बातें याद आता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस बंदे के पीछे एक बड़े से पत्थर को दिखाता है और वही पत्थर के पीछे हमें कुछ लड़की को दिखाती है जो छुपके से उस बंदे को देख रही होती है और उस बंदे के हर एक बातों को सुन रही होती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए दूसरी लड़की को धीमे से में कह रही होती है, अरे देखो देखो प्रिंस फेस से पोट्री कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, प्रिंस का टैलेंट सिर्फ कल्टीवेशन पे ही वेतन नहीं है, उसके साथ ही साथ वो लिटरेचर और पोएट्री भी बहुत ही बढ़िया कर लेता है। वैसे एक सच कहूँ, उसके पोएट्री तो मेरे दिल को छू जाती है। और तभी अचानक से वो दोनों लड़कियों के साइड पे हमें एक तीसरी लड़की को दिखाती है, वो सामने रहे बंदे के वो सभी पोएट्री को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। उसके बाद ही वो साइड पे रहे दो लड़कियों को कह रही होती है, पर अभी तो दिन है, इस दिन के समय पे सुनहरा चांद कहाँ से आ गए? ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रही है? पर हमें बाकी सभी लड़की को दिखाती है, उस तीसरी लड़की की ये सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एक लड़की चिल्लाती है, कह रही होती है, हे निकोमर्स, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो चुप रहना, पर ये बकवास बातें मत कहना, ठीक है? तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, वो भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, प्रिंस के पोएट्री का टैलेंट सिंपल नहीं है, तुम इस तरह से रैंडमली कमेंट नहीं कर सकते। और वो सभी लड़कियों की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद हमें तीसरी वाली लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, हमने कांपते हुए कह रही होती है, मेरी बातों का मतलब ये नहीं थे, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो सभी लड़कियों के सामने वो बंदा आ जाता है, फिर वो सभी को रोकते हुए कह रहा होता है, ये काफी हुआ, तुम सभी रुक जाओ। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो सभी लड़कियों को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, हम सभी एक ही सेट के डिसाइपल है, तो ये छोटा मोटा चीजों को लेकर दुश्मनी पैदा करने का क्या जरूरत है? फिर उसके बाद ही वो बंदा तीसरी वाली लड़की की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने का तीसरी वाली लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है, पूरी फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में उस बंदे को कह रही होती है, हाँ मैं एकदम सही हूँ, मुझे लेकर आपको चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो उस बंदे के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखती है, फिर वो मन में कह रही होती है, वो कितना था जेंटल है, उसका हाथ कितना था वार्म है। बचपन में जब मेरी फादर के हाथ को पकड़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सेफ और वार्म महसूस होती थी, अभी मुझे ऐसा ही महसूस हो रही है। वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है, उसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा वार्म है, मैं उसकी नजरों में सीधा देखने का हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक है, मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। तभी अचानक से हम उस बंदे को देखते हैं, वो उस लड़की को कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर तुम्हें देख के बहुत ज्यादा अनफेमिलियर लग रही है, क्या तुम यहाँ पे न्यू डिसाइपल हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो ब्लशिंग करते कह रही होती है, हाँ योर हाइनेस ने एकदम सही कहा। तभी वो बंदा कह रहा होता है, ओ अच्छा, वैसे अगर तुम फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी फेस करती हो तो मेरे पास आ जाना, मैं क्लाउड काउंसिल पीक पे रहता हूँ। ओ हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ली रूलियन, अगर योर हाइनेस माइंड नहीं करता है तो आप मुझे रूलियन करके ही बुला सकते हैं। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, ओ रोलियन, नाम बहुत ज्यादा सुंदर है, अच्छा ठीक है मैं याद रखूंगा। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो वहां से जाने लगता है, जाते उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा, अगर तुम फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम इनकाउंटर करती हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। फिर उसके बाद उस जगह से वो बंदा जाने के बाद उस जगह पे जितने सारे लड़कियां थी वो सभी रूलियन के ऊपर बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है। तब हम एक लड़की को देखते हैं, वो ब्लशिंग करते कह रही होती है, क्या प्रिंस ने असल में उस लड़की के नाम से बुलाया? वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। और उस सभी के पीछे रहे हमें रूलियन को दिखाती है, वो सभी लड़कियों की बातों को इग्नोर करते हुए उस बंदे के बारे में सोचने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है, कहा जाता है कि प्रिंस 3 साल की उम्र में कल्टिवेट करना शुरू किया था और सिर्फ 6 साल की उम्र में हमने खुद का डेन फॉर्म कर लिया था, और जब वो 12 साल का हुआ तो एंसेस्टर ने उसे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया। वैसे मैं हमेशा सोचती थी कि उसके इतने सारे अचीवमेंट के कारण वो बहुत ज्यादा कोल्ड और एरोगेंट है, पर मैंने कभी ये उम्मीद नहीं कर पाई थी कि प्रिंस सच में इतना ज्यादा जेंटल और काइंड है। फादर, देख के ऐसा लग रही है कि 3वां सेट पे ज्वाइन करना है ये आपके ड्यूटर के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रही है कि मैं अपनी खुद की रास्ता को ढूंढ लिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक जगह को देखते हैं, वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर रहता है और उस जगह पे भाई बंदा आ गया होता है। वो अचानक से दरवाजे के सामने आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो ये देखने लगता है कि आसपास कोई लोग है या नहीं, और जब वो कंफर्म कर लेता है कि आसपास कोई नहीं है, वो एक गहरा सांस छोड़ता है। उसके बाद वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए अजीब सा हंसी हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, मैं सर कुछ ही ट्रिक यूज करने के बाद हजारों लड़कियों को चार्म कर सकता हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे फास्ट लाइफ पे, मेरे दुनिया पे जितने सारे नोबेल है, उस सभी नोबेल को रीड करने के बाद जो सभी स्ट्रेटेजी मैंने लर्न किया है वो सब कुछ यहाँ पे काम पे आ रहा है।
फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं बहुत जल्द इस पूरे तीनों सेट को कंट्रोल कर लूंगा, फिर उसके बाद ही धीरे धीरे इस पूरे दुनिया को मेरे हवाले कर लूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बंदे के पीछे कोई आ जाता है और हथौड़े के वहां से उस बंदे के माथा भी हिट करता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस बंदे के पीछे कोई और नहीं, सिस्टम लेडी रहती है। वो सिस्टम लेडी उस बंदे को कैरी होती है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट ने गंदी बातें सोच रहा है, तो सिस्टम ने वार्निंग दिया है कि होस्ट ने अपने व्यूअर के ऊपर ध्यान दे। वैसे होस्ट आप अपने रेपुटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपका रेपुटेशन बर्बाद हो जाता है तो अपने जितने सारे फेवरेट पॉइंट अर्न किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो फूट फूट के रोने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है सिस्टम तुम बहुत ज्यादा हैरास हो। ये बातों को सुनने के बाद वो सिस्टम लेडी कह रही होती है यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते मनी में कह रहा होता है ऑडियंस तुम सभी ने एकदम सही गेस किया है, ये छोटी सी लोली कोई मेरे रिंग के अंदर डेट ही नहीं है बल्कि मेरा एक सिस्टम है। और हाँ मैं तो मेरे बारे में बताना ही भूल गया, मैं लिन फैन, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। और जब मैंने इस दुनिया में आया था ना ही मैंने किसी के पेट से जन्म लिया था और ना ही किसी के बॉडी को प्रोसेस किया था, बल्कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था उसने मुझे बच्चा बना के इस दुनिया में एक जंगल में फेंक दिया था। और जिस समय मैंने इस दुनिया में एंटर किया था तो उस समय इस पूरी दुनिया में एक अजीब सा फिनोमेना हुआ था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं फास्ट का सीन दिखाता है। भाई हम लिन फैन को देखते हैं, जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तब एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा होता है। और जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था उस समय एक अजीब सा फिनोमेना होता है और उसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए आ गया था। तभी हम एक बुड्ढी को देखते हैं, वो लिन फैन को उठा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है अरे ये तो होली चाइल्ड है, हेवन से आया है, सच में भगवान ने हमारे तियानवन सेट को ब्लेसिंग दिया है। मैंने ये सब कुछ किताब में रीड किया था पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि ये सब कुछ फिनोमेना सच में होती है। इस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस है, वो जरूर एम्परर का थ्रोन हासिल करेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है ये बच्चा मेरे डिसाइपल बनेगा और आज से ये बच्चा पूरे तियानवन सेट का प्रिंस है। तभी लिन फैन फिर से कह रहा होता है जब मैं पहली बार इस दुनिया में टाइम ट्रेवल किया था तो दूसरे टाइम ट्रेवलर की तरह मेरे पास कोई भी पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी को रिकवर कर पाया हूँ और मुझे पता चला है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। पर मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी रिकवर होने से पहले मैं इस कल्टिवेशन की दुनिया में एक सिंपल यंग कल्टिवेटर था, पर मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था क्योंकि कम समय के अंदर मैंने कल्टिवेशन पे बहुत सारा ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जब मैं 12 साल का हुआ तो तियानवन सेट के एंसेस्टर ने मुझे फास्ट हमारे डिसाइपल की तरफ एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने एंसेस्टर के सामने घुटने टेकते हुए एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं मेरे मास्टर को ग्रीट करता हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे एक पत्थर रहता है और वही पत्थर के पीछे सभी एल्डर छुपके से सामने के नजर को देख रही होती है। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं, वो सामने देखते हुए कह रही होती है क्या ये एंसेस्टर है। ये बातों को सुनने के साइड पे हमें वही बुड्ढी को दिखाती है जो पहली बार लिन फैन को रेस्क्यू किया था और लिन फैन को डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया था। वो कह रही होती है हाँ एकदम सही कहा, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने एंसेस्टर को देखी थी, अब मैं इतने सालों के बाद एंसेस्टर को देख रही हूँ पर वो अभी भी पहले जैसा ही ब्यूटीफुल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, लिन फैन फिर से कह रहा होता है कुछ दिन पहले की बात है, मैं अल्केमी प्रैक्टिस कर रहा था पर कुछ गलती के कारण अचानक से वो फर्नेस ब्लास्ट हो गया और उस समय बदकिस्मत से मेरे पास लैब के जितने सारे मेमोरी था मुझे सब कुछ याद आ गया। और ठीक उसी समय मुझे रियलाइज हुआ कि बचपन से जो लिटिल लॉली मुझे कल्टिवेशन पे ग्रो करने के लिए मदद कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टम है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं लिन फैन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है अच्छा ठीक है सिस्टम इस तरह से बकवास बातें करना बंद करो और मुझे बताओ मैंने कितना सारा फेवरेट गेन किया है। और लिन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो लिन फैन को कह रही होती है जब तुम यंग थे तुम बहुत ज्यादा क्यूट और एडोरेबल थे, पर तुम तुम्हारे फास्ट लाइफ की मेमोरी को रिकवर करने के बाद ऐसा क्यों हो गए हो। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिन फैन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी को बस चिल्लाते हुए कह रहा होता है ओह तो तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है जो तुम इस तरह की बातें कह रही हो। जब मैं यंग था तब मैं हमेशा सोचता था कि तुम मेरे रिंग के अंदर है कोई ओल्ड मैन हो, या था कि मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी को रीगेन करने के बारे में तुमने कभी नहीं सोची। क्या तुम्हें सच में लगती है कि मैं कोई मंकी हूँ और शो को देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रही है। लिन फैन की ये सब बातों को सुनने का सिस्टम लेडी कह रही होती है मैंने ये सब कुछ किया था ताकि तुम अच्छी तरीके से ग्रो हो सको और सही तरीके से दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाओ। और वैसे भी सिस्टम के ऊपर ज्यादा रिले होना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है अब मैं आपको दिखाने वाले हूँ कि आपने टोटल कितने सारे फेवरेट गेन किया है। उसके बाद हमें दिखा था कि लिन फैन के सामने एक सिस्टम का फाइनल ओपन होकर आ गया होता है। फिर उसके बाद हम लिन फैन के सिस्टम को देखते हैं, लिन फैन ने जितने सारे लड़कियों के साथ मिला था वो सभी लड़कियों के फोटो, उसके साथ ही साथ वो सभी लड़कियों का लिन फैन के ऊपर जितना सारा फेवरेट है वो सब कुछ लिन फैन के सिस्टम पे दिखाया जाता है। तभी उस फेवरेट की लिस्ट पे मैं रूलियन को दिखाती है, लिन फैन के ऊपर रूलियन की फेवरेट 100% हो गई होती है। और लिन फैन की ये प्रोफाइल को देखने के बाद सिस्टम लेडी मन में कह रही होती है रूलियन उसकी फेवरेट अचानक से 100% कैसे हो गई, ये कोई पहली कैरेक्टर है जो होस्ट के ऊपर फेवरेट 100% हो गई है। फिर उसके बाद अचानक से हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो एक एविल हंसी हंसती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। पर तभी अचानक से साइड पर हमें लिन फैन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है सिस्टम क्या तुम मुझे और मेरे सभी ऑडियंस को कह सकती हो कि तुम्हारे सिस्टम को फेवरेट सिस्टम क्यों कहता है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद वे सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो लिन फैन को एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। फेवरेट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर होस्ट किसी भी कैरेक्टर से फेवरेट रिसीव करता है तो सिस्टम उसके बदले
बदले में आपको फेवरेलिटी पॉइंट देगा और उस फेवरेलिटी पॉइंट को यूज करने के बाद आप सिस्टम मॉल से कोई भी आइटम को परचेस कर सकते हैं। और हाँ, फेवरेलिटी पॉइंट को अर्न करने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है और दूसरा ऑप्शन ये है कि सिस्टम आपको टास्क देगा और उस टास्क को कंप्लीट करने के बदले आपको बहुत ही हाई अमाउंट रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर होस्ट सिस्टम का दिया हुआ टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। और पनिशमेंट ये है कि आपके पास जितना सारा फेवरेलिटी पॉइंट है सिस्टम वो सब कुछ पॉइंट को ले लेगा या फिर सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर सिस्टम आपके पास से गायब हो जाएगा, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद में लिन फैन को दिखा आता है वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है, अपने कांपते में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, अगर सिस्टम मेरे पॉइंट ले लेता है या फिर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो सही है, और अगर सिस्टम मेरे पास से गायब हो जाता है तो इस अनजान दुनिया में सिस्टम के बिना मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। और वैसे भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ रूल तुमने ही बनाया है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, फिर उसके हाथ पे जो किताब रहती है वो लिन फैन के फेस पे मारते हुए कह रही होती है मैं ही सिस्टम हूँ, तो मैं जो रूल्स के बारे में बताऊंगी वही सिस्टम के रूल है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि लिन फैन के सामने एक सिस्टम का पैनल ओपन हुआ होता है और वही पैनल पे लिन फैन के लिए एक टास्क रिसीव हुआ होता है और टास्क ये रहता है कि होस्ट को एक ऐसे कल्टीवेटर को बस में लाना है जिसका कल्टीवेशन बहुत जल्द इमॉर्टल एलम पे पहुंचने वाला है और उसके साथ ही साथ आपके ऊपर उसका फेवरेलिटी 100% से भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर 1000 पॉइंट मिलेगा और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके जितने सारा पॉइंट है वो सब कुछ सिस्टम ले लेगा। फिर उसके बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो लिन फैन को कह रही होती है ये रहा तुम्हारा पहला टास्क तुम्हें सिस्टम ने दिया है और हाँ इस टास्क को संभाल के कंप्लीट करना। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद में लिन फैन को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है, उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है अरे रुक जा, मुझे महसूस हो रहा है कि सिस्टम के पास कुछ बग है, अगर मैं टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता हूँ तो मेरे पास जितना सारा फेवरेलिटी पॉइंट है वो सब कुछ सिस्टम कट कर लेगा और रिसेट होकर मेरे पास 0 पॉइंट हो जाएगा, तो क्यों ना मेरे जितना सारा पॉइंट है वो सब कुछ 0 होने से पहले मेरे सभी पॉइंट को यूज कर लेता हूँ। वाह, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। और तभी अचानक से साइड पे हमें सिस्टम लेडी को दिखा आती है, लिन फैन क्या सोच रहा है वो सब कुछ समझ जाती है। फिर वो लिन फैन को कह रही होती है नहीं होस्ट तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, मैं तुम्हें बताना भूल गई, जब तक तुम टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तब तक तुम्हारे लिए सिस्टम मॉल ओपन नहीं होगा और तब तक तुम फेवरेलिटी पॉइंट को यूज नहीं कर सकते हो। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है, चिल्लाते करते कि नानी। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम लिन फैन को देखते हैं वो कुछ लेटर लिख रहा होता है, उसके बाद वो अचानक से साइड पर सिस्टम लेडी को कह रहा होता है क्या ये सब कुछ सही रहेगा। ये बातों को सुनने का सिस्टम लेडी कह रही होती है होस्ट मैं आपको याद करवा देना चाहती हूँ, आपके ऊपर आपके ओपोनेंट का फेवरेलिटी 100% तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ और भी ज्यादा फेवरेलिटी इंक्रीज होना चाहिए। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो अपना नाक खुजलाते हुए कह रहा होता है अरे यार ये किस तरह का टास्क है, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ ये सब कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है पर चाहे जो भी हो इस पूरे ध्यान सेट के अंदर कोई भी डिसाइपल या फिर एल्डर नहीं है जिसका कल्टीवेशन इमॉर्टल रियलम पे पहुंचने वाला है, या तक कि सेट के अंदर सभी ग्रेट एल्डर उसके साथ ही साथ हेडमास्टर का कल्टीवेशन भी इमॉर्टल रियलम पे नहीं है। पर तभी अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसे कुछ रियलाइज होता है, उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मेरे ऊपर मेरे ओपोनेंट का फेवरेलिटी 100% से भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों को लवर बनना होगा। और इसका मतलब यह है कि सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए 93 सेट के अंदर लीडर या फिर एल्डर के मुझे प्यार में गिरना होगा। वाह, मैं तो बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। नहीं, मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। ये मैन और वुमेन के बीच में अफेयर ये 93 सेट के अंदर पूरी तरीके से बंद है। मैं होलीसॉन हूँ, फिर भी उस सभी का अगर पता चलता है तो वो सभी बिना हिचक के मुझे मार देगा। और फिर भी अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन डिसाइफर की, तो जितने सारे थर्ड जनरेशन डिसाइफर है वो सभी ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं। और तभी अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसे एक बंदे के बारे में याद आने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, सेट के अंदर अभी भी एक बंदा है। फिर हमें बताया जाता है कि लिन फैन जिस बंदे के बारे में सोच रहा है उसका आइडेंटिटी क्या है। उस बंदे का नाम है चेन क्यूनफेंग और वो 93 सेट का थर्ड जनरेशन डिसाइफल है। उसके साथ ही साथ उसका कैरेक्टर और रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है और वो 93 सेट के हर एक काम को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करता है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो चेन क्यूनफेंग के बारे में सोचते हैं, मन में कह रहा होता है उस बंदे के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, हम दोनों बहुत ही अच्छे ब्रदर है और अगर सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं उसे टारगेट करता हूँ तो बहुत ही आसानी तरीके से मेरे ऊपर उसका फेवरेलिटी इंक्रीज हो जाएगा 100% से भी ज्यादा। और इस तरह से सिस्टम का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ 93 सेट के अंदर जो मैन और वुमेन के बीच में अफेयर को लेकर जो रूल है वो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। वैसे हर महीने मेरे कल्टीवेशन को लेकर मैं एंसेस्टर को जो कुछ भी रिपोर्ट सबमिट करता हूँ वो सब कुछ रिपोर्ट सीनियर चेन एंसेस्टर के पास पहुंचाता है। वैसे रिसेंटली सीनियर चेन बहुत ज्यादा बिजी है, उसके साथ बात करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिर उसके बाद इतना समय लिन फैन को दिखाता है, उसे कुछ आइडिया आता है। उसके बाद वो एक लेटर लिखने लगता है। उसके बाद वो खुद ही को कह रहा होता है चलो सीनियर चेन के लिए कुछ अच्छा वाला लेटर लिख देता हूँ। ये लेटर को रीड करने के बाद वो जरूर खुश हो जाएगा और मेरे पर उसका जो फेवरेट है वो 100% से भी ज्यादा हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं सिस्टम के टास्क को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर लूंगा। मैं सच में बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। और अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो लेटर को लिखना बंद कर दिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, मैंने इस तरह का लेटर कभी नहीं लिखा है, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी के पास आ गया होता है और एक पप्पी फेस बनाते हुए कह रहा होता है सिस्टम प्लीज मुझे सिखा दो ना इस तरह के लेटर कैसे लिखना होता है। ये बातों को सुनने का सिस्टम लेडी कह रही होती है अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो लिनफेन के लिए एक लेटर लिख दिया होता है और उस लेटर को देखने के बाद हमें लिनफेन को देखते हैं, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। उसके बाद वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम श्योर हो कि ये लेटर एकदम सही है? और लिनफेन की बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो छुपके से एक एविल हंसती है। उसके बाद वो लिनफेन को कह रही होती है, जरूर तुम सिस्टम की कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट बिल्कुल भी मत करना। और हमें लिनफेन को दिखाता है, वो उस लेटर को रीड करने के बाद उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। वो ब्लास्टिंग करते मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे हमेशा महसूस हो रहा है कि मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है। किस्मत से सिस्टम ने इस लेटर के कहीं पे भी सिनेमा चेन का नाम मेंशन नहीं किया है, नहीं तो दूसरे कोई लोग अगर इस लेटर को देखता तो वो सभी सोचते थे कि मैं कोई गे हूँ जो मैन के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, अपने हाथ पे रहे उस लेटर को मर होने के बाद दूर फेंक दिया होता है। उसके बाद वो उस जगह से जाते हुए क्या होता है, चलो भूल जाओ, ये लेटर मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। ये देने का पीछे रहे हमें सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो लिनफेन को कह रही होती है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ इस लेटर को लिखा है। और हमें लिनफेन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो बिस्तर पे सोने चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है, वेल चलो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ और बाकी का जो कुछ भी चीज है वो मैं कल सोचूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम लिनफेन के घर को देखते हैं और वही घर के बाहर हमें दिखाता है कि लिनफेन के सीनियर ब्रदर चेन आ गया होता है और वो लिनफेन के दरवाजे को बंद देखने के बाद खुद ही खुद से कह रहा होता है, क्या जाफेन अभी तक नींद से नहीं उठा है? पर आज तो एंसेस्टर को कल्टीवेशन रिपोर्ट सबमिट करने का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए एंसेस्टर वेसिकुलेशन पे है तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मैं डिले नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, वो लिनफेन के दरवाजा को ओपन करते हुए अंदर जाने लगता है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, जाफेन जरूर कल्टिवेट करने के लिए कल रात कड़ी मेहनत किया है, चलो मैं खुद ही उसकी रिपोर्ट को ले लेता हूँ। फिर उसके बाद चेन क्यूनफेन जब दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आता है तो हमें सामने लिनफेन को दिखा होता है, वो घोड़े बेच के सो रहा होता है। वो कुछ ऐसे सो रहा होता है और सामने की नजर को देखने के बाद हमें चेन क्यूनफेन को दिखाता है, वो स्माइल करते मन ही मन में कह रहा होता है, सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा फनी है। फिर तभी हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, उसका नजर साइड पे एक टेबल की तरफ जाता है। वो टेबल की तरफ देखते खुद ही खुद से कह रहा होता है, ओ तो देख के ऐसा लग रहा है कि जाफेन ऑलरेडी अपने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, उसने सिर्फ अपनी रिपोर्ट को एनवलप पे सील नहीं किया है, चलो मैं ऐसे ही रिपोर्ट को एंसेस्टर को सबमिट कर दूंगा। फिर उसके बाद हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, वो लिनफेन की रिपोर्ट को टेबल से उठाने लगता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उस रिपोर्ट के नीचे और एक लेटर के जैसा कुछ रहता है। ये देखने के बाद चेन क्यूनफेन मन ही मन में कह रहा होता है, ये क्या है? फिर उसके बाद वो उस लेटर को उठाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये जाफेन का कोई दूसरा रिपोर्ट है? और जब वो उस लेटर को पूरी तरीके से रीड करता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या है, ये मैंने क्या रीड किया, क्या जाफेन एंसेस्टर के ऊपर इस तरह का फीलिंग्स रखता है? फिर उसके बाद वो एक बार लिनफेन की तरह देखते मन ही मन में कह रहा होता है, जाफेन एक प्रिंस है तो उसके यंग एज के कारण इस तरह की सोच रखना सरप्राइजिंग नहीं है। फिर उसके बाद हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, वो लिनफेन की रिपोर्ट और लेटर को लेकर उस जगह से जाने लगता है, जाते खुद ही खुद से कह रहा होता है, पर ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये रिपोर्ट को एंसेस्टर को सबमिट करना ही है और आगे का जो कुछ भी डिसीजन है वो एंसेस्टर लेगी। फिर उसके बाद वो उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे लिनफेन के रूम के अंदर रहे सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो छुपके से चेन क्यूनफेन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, प्लान पूरी तरीके से सक्सेस हो गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। पेपर हम तियानमिन फॉरबिडन लैंड के तियानजू पीक को देखते हैं और उसी जगह पे हम एंसेस्टर के रूम को देखते हैं और एंसेस्टर के रूम के पूरी जगह पे हमें दिखा आता है कि डिसेबल का जितना सारा रिपोर्ट है, न्यूज है, वो सब कुछ सबमिट किया हुआ रहता है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी रिपोर्ट को चेक करने के लिए तियानमिन सेट का एंसेस्टर यानी लिनफेन का मास्टर आ गई होती है। और गाइस ये पहली बार है जो हम लिनफेन के मास्टर से मिल रहे हैं। वैसे मास्टर तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर ये मास्टर स्टार्ट विद द कन्फेशन टू द ब्यूटी मास्टर सीरीज के मेन कैरेक्टर जियांग के मास्टर यूनियन के जैसी है ना। चलो छोड़ो, हम कहानी पे आते हैं। हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है, वो एक रिपोर्ट को अपने हाथ पे लेते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, मैं पूरे 3000 सालों से सर्कुलेशन पे हूँ, इसलिए सेट के जितने सारा अफेयर है वो सब कुछ चेक करने के लिए मुझे महीने पे सिर्फ एक बार ही मौका मिलती है। पर बात यह है कि अभी इसलिए मेरे पास जितने सारे न्यूज आ रही है वो सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग है। आजकल के यंग लोग तो अपने यूथ को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, बाहर की दुनिया में भी क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो एक न्यूज़पेपर को अपने हाथ पे ले लिया होता है और वही न्यूज़पेपर को चेक करने लगती है और वही न्यूज़पेपर पे लिखा रहता है, किंगियन सेट के जूनियर डिसाइपल जूलिंग वुमेन सेट के एक जूनियर डिसाइपल के प्यार में गिर गया और उसी कारण वो अपने सेट को धोखा दे दिया। और ये न्यूज को देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो हंसते कह रही होती है, किंगियन सेट एक 8 मेजर इमोर्टल सेट है और जिंगलिंग तो उस सेट के जीनियस है, पर उसने इतना बड़ा क्राइम किया है। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि किंगियन सेट के जितने सारे एल्डर है वो सभी अभी क्या फील कर रहा है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो न्यूज़पेपर को रख दिया होता है और एक दूसरा न्यूज़पेपर अपने हाथ पे लेते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, किस्मत से मेरे तियानमिन सेट के अंदर इस तरह के रोमांस रिलेशनशिप लाभ नहीं है, नहीं तो पता नहीं कहां पे कब और किसके कारण हमें दुनिया के सामने एम्बेरस होनी पड़ती। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो एक दूसरा न्यूज़पेपर ओपन कर लिया होता है और उस न्यूज़पेपर पे सेम उस तरह के न्यूज लिखा हुआ रहता है। न्यूज कुछ ऐसा रहता है कि एक सेट के एल्डर के साथ एक डिसाइपल का एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, इसके साथ उसका रिलेशनशिप है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है, सिर्फ इस तरह के न्यूज। ये सब कुछ न्यूज को देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, छे आजकल का कल्टीवेटर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, मेरी सेट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये किस तरह का न्यूज इकट्ठा कर रहा है? अगर वो सभी अच्छा न्यूज इकट्ठा नहीं कर सकता है तो वो सभी अभी कर क्या रहा है? वैसे मुझे अभी भी याद है, इस पूरे तियानमिन सेट का फाउंडर मैं और मेरे दोनों सीनियर ब्रदर हैं। मेरी जो सेकंड सीनियर ब्रदर था वो हम सभी में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, पर सिर्फ एक औरत के कारण उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि जब वो अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने जा
रहा था, ठीक उसी समय ट्रिब्यूलेशन के टाइम उसका इनर डीमन जग गया, जिसके कारण वो अपने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया और उसी जगह पे उसका मौत हो गया। और बात रही एल्डर सिनेवादा की, तो उसने कहा था कि अगर तुम्हारे दिल में कोई भी औरत नहीं है तो तुम अपने स्वॉर्ड पे डिविनिटी हासिल करोगे। और इस तरह से एल्डर सिनेवादा अपने कल्टीवेशन पे ट्रू इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे चला गया। और सेकंड ब्रदर के मौत के बाद मैंने पूरे सेट पे डिक्लेयर किया कि तियानमेन सेट के अंदर कोई भी डिसेबल अपने लव और इमोशन पे नहीं जुड़ेगा। और मेरी ये डिसीजन को लेके बहुत सारे लोग गॉसिप किया। उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो मन में क्या होती है, पर वो सभी मेरी इंटेंशन को कैसे समझ सकते हैं। मैं जो कुछ भी किया है उस सभी के भलाई के लिए किया है, ताकि वो सभी अपने यूथ को लव और इमोशन के ऊपर वेस्ट ना करे। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने हाथ पे दूसरे रिपोर्ट को ले लिया होता है। उसके बाद वो कैरी होती है। अच्छा ठीक है, चलो अब मेरी सेट के अंदर क्या क्या चल रही है वो देखने के लिए मेरे पास समय आ चुकी है। पर तभी अचानक से एंसेस्टर को दिखाती है। वो अपनी सेट की रिपोर्ट को देखने के बाद वो थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट पे किसी ने लिखा होता है, मैं एंसेस्टर को गिट करती हूँ, रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ है और मैंने सक्सेसफुली तियानवे थर्ड रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया है। मैं ली कीजिन, मैं एंसेस्टर को फिर से ग्रेड करती हूँ। और ये रिपोर्ट को रीड करने के बाद एंसेस्टर मन में कैरी होती है। देख के ऐसा लग रही है कि पास्ट पे तियानवे सेट के लिए जिनार को लीडर के तौर पे चूज करना मेरी सही डिसीजन थी। वो सिर्फ 100 साल के अंदर ही उसका कल्टीवेशन नेट से 100 रियल्म पे पहुंच गई। अब तो उसकी कल्टीवेशन थर्ड लेवल 53 रियल्म पे है। सच में उसकी फीचर लिमिटलेस है। अगर मैं एक दिन ट्रू इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे चली भी जाती हूँ तो जिनार बिना प्रॉब्लम के तियानवे सेट को हैंडल कर सकती है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो पीछे मुड़ते खुद ही उसे कैरी होती है। ओ हाँ, फेनर ने भी रिपोर्ट सबमिट किया है ना, तो चलो वो भी देख लेती हूँ। गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, एंसेस्टर लिन फेन को ही फेनर कैरी है। वैसे गाइस चाइना पे अगर कोई किसी को नाम के बाद ईयर करके बुलाता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने सामने वाले बंदे को प्यार से बुला रहा है। गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल के माय फ्यूचर वाइफ इज मास्टर की सीरीज को देखा होगा तो देख लेना कि लिंजाओ के जो मास्टर है वो लिंजाओ को जाउनर करके बुलाती है, तो इसका मतलब यही है कि वो उसे प्यार से बुला रही है। तो चलो अब हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो लिनफेन की रिपोर्ट को चेक करने लगती है। वहीं पे रिपोर्ट पे लिनफेन ने लिखा होता है, मैं वेनरेबल एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। रिसेंटली लक के कारण मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और मैंने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू किया है और अभी मेरा कल्टीवेशन नेसेस सोडियम पे एकदम पीक पर है। लिनफेन की रिपोर्ट को देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो स्माइल करती हुई कैरी होती है। एक होली चाइल्ड से जैसे उम्मीद था जो हेवन से आया है। उसका टैलेंट तो जेनर से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। पास्ट पे मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फास्ट थी, पर अब देख के लग रही है कि वो अब मुझे भी सरपास कर दिया है। वैसे फेनर पूरे तियानवे सेट के अंदर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जूनियर डिसाइपल है और वो जरूर फ्यूचर में ट्रू इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे जाएगा। तो देख के लग रहा है कि मुझे आगे उसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लिनफेन के वो सब कुछ रिपोर्ट को रीड करने के बाद रखने जाती है, पर अचानक से उसे लिनफेन के और एक रिपोर्ट को नोटिस होती है और उस रिपोर्ट की तरह देखते हुए एंसेस्टर खुद ही खुद से कैरी होती है। अरे रुक जाओ, फेनर ने क्या 2 रिपोर्ट सबमिट किया है? वो दूसरा वाला क्या है? वो थोड़ा मुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लिनफेन के दूसरे रिपोर्ट को ओपन करते हुए कैरी होती है। क्या ये मेरे लिए उसका थैंक यू लेटर है? मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि फेनर लोगों को तारीफ करने में इतना अच्छा है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लिनफेन के लेटर को रीड करने लगती है। मैं बचपन से मेरे दिल के गहराई से मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। और लिनफेन के लेटर की सिर्फ 2 लाइन को रीड करने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो फिर से लिनफेन के लेटर को रीड कर रही होती है। मैं आपके साथ एक ही बेड और एक ही पिलो को शेयर करना चाहता हूँ और एक साथ मिलके लंबे रात को एंजॉय करना चाहता हूँ और एक ही पुल पे हम एक साथ नहाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सिंसियरिटी के साथ एक हो जाएंगे। तभी हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो लिनफेन के लेटर को रीड करते करते पूरी एम्ब्रेस हो जाती है और एम्ब्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। और तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ओ हाँ, मुझे अभी भी याद है मेरे सेकंड सिनेमा इस तरह के सेम लेटर मेरे रूम पे गलती से छोड़ के गया था और वो जिस लड़की को सीक्रेटली एडमायर करता था उस लड़की को लेके एक लव लेटर था और वो लेटर मुझे बाद में मिलने के बाद वो लेटर मैंने सेकंड सिनेमा को लौटा दिया था। और ये सब कुछ बातों को सोचते सोचते हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, तो फेनर ने मुझे जो लेटर भेजा है तो क्या ये मेरे लिए फेनर का लव लेटर है? फिर उसके बाद ही अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए कह रही होती है, मैंने ये सपने में भी कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि फेनर मुझे लेके इस तरह के फीलिंग्स रखता है। फेनर हमारे पूरे तियानवे सेट का आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है, पर वो इस प्यार के माया जाल में कैसे कर सकता है? नहीं, ये सब कुछ बिगड़ने से पहले मुझे ये सब कुछ सही करने की जरूरत है ताकि फेनर गलत रास्ता ना चुने। फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो जल्दबाजी में किसी को बुलाते हुए कह रही होती है, जिले से कोई अंदर आओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिनफेन के घर को देखते हैं और वही घर के अंदर हमें लिनफेन को दिखाता है, वो उबासी लेते हुए नींद से उठता है, पर अचानक से उसका नजर दरवाजा की तरफ जाता है और दरवाजा को खुला देखने के बाद कह रहा होता है, क्या दरवाजा खुला हुआ है? क्या कोई अंदर आया था? फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, वो बिस्तर से उठ के टेबल की तरफ जाता है जहाँ पे उसका रिपोर्ट वगैरह सब कुछ रखा हुआ होता है, पर उस जगह पे कुछ भी नहीं रहता है। ये देखने के बाद वो शौक होते करता कि नानी ये सब कुछ कहाँ पे गया? क्या सिनेवादा चेन ने ऑलरेडी मेरे कल्टीवेशन रिपोर्ट को लेकर चला गया है? लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि साइड पे सिस्टम लेडी आ जाती है। फिर वो लिनफेन को कह रही होती है, जब तुम घोड़े बेच के सो रहे थे तब उस समय तुम्हारे सिनेवादा चेन आया था और तुम्हारे जितने सारे कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो सब कुछ लेके चला गया। और हाँ होस्ट, मैं आपको पहले कह
कह देना चाहती हूँ, कल रात आपने जो लेटर को फेंक दिया था वो लेटर भी आपके स्नेह द चैनल लेके चला गया है और शायद हो सकता है कि वो लेटर आपके एंसेस्टर को भी सबमिट कर दिया है। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद में लेन फैन को देखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या। उसके बाद वो अचानक से सिस्टम लेडी को दबोच लिया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या मैं उस लेटर को कल फेंक नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात, कल तुमने जो रोमांटिक लेटर लिखे थे उस पर तुमने जानबूझकर स्नेहलता चैन का नाम मेंशन नहीं किया था, है ना, ताकि वो लेटर को तुम बाद में एंसेस्टर को दे सको। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो स्माइल करते कह रही होती है, हाँ जरूर मैंने ये जानबूझ के किया है और मैंने ये इसलिए किया है ताकि तुम्हारा जो टास्क है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, नहीं तो मजा कैसे आएगा, है ना। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद में लेन फैन को दिखाता है, उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी वो खुद को शांत करता है। उसके बाद वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस लेटर के कहीं पे भी स्नेहलता चैन का नाम नहीं है, तो अगर कोई भी उस लेटर को देखता है तो ये नहीं सोचेगा कि मैं कोई गेय हूँ जो मैं स्नेहलता चैन के ऊपर कोई रोमांटिक फीलिंग रखता हूँ। लेन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी मन में कह रही होती है, क्या मैं होस्ट को बता दूं कि मैं उस लेटर को लेकर कुछ और ही किया है। उस लेटर को लिखने का मेरी पर्पस उसके स्नेहलता चैन नहीं बल्कि उसके मास्टर है। चलो छोड़ो, मैं ये होस्ट को नहीं बताऊंगी। होस्ट के पर्सनालिटी के हिसाब से अगर उसे पता चलता है कि वो लेटर उसके मास्टर के पास चला गया है तो वो सब कुछ पैक करने के बाद इस जगह से निकल जाएगा। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लेन फैन के रूम के बाहर कोई आ जाता है और लेन फैन को कह रहा होता है, होली सॉन लेन फैन, वेनरेबल एंसेस्टर आपको बुलाया है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने का सिस्टम लेडी मन में कह रही होती है, होस्ट प्लीज मुझे माफ कर देना, आपको इस तरह की डिफिकल्टी हेड ऑन फेस करना चाहिए, तो होस्ट प्लीज अब आगे बढ़िए। सीन सीट पे जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तियानजू पीक को देखते हैं जिस जगह पे एंसेस्टर रहती है। तभी हम उस जगह पे कुछ गार्ड को देखते हैं जो लिन फैन को पकड़ने के बाद आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी हमें लिन फैन को दिखाता है, उसके आसपास दो बॉडीगार्ड को देखने के बाद वो बहुत ही तक कंफ्यूजन में रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अगर वेनरेबल एंसेस्टर मुझे समन करना चाहती है तो सिंपल नोटिफिकेशन ही काफी है, पर ये दो शैडो गार्ड मुझे इस तरह के पकड़ के लिए जा रहा है जैसे कि मैं कोई अपराधी हूँ। अरे कोई इन दोनों को समझाओ, मैं तियानमेन सेट का प्रिंस हूँ, कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। फिर उसके बाद हम लेन फैन को देखते हैं, वो बहुत ही मुश्किल के साथ एक साइड गार्ड को कह रहा होता है, स्नेहलता क्या मैं जान सकता हूँ कि वेनरेबल एंसेस्टर ने मुझे क्यों समन किया है। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद एक साइड गार्ड को दिखाता है, वो एक डरावना फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हम साइड गार्ड बिना रीजन के सिर्फ एंसेस्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो हलीसॉन प्लीज चुपचाप सिर्फ हमें फॉलो कीजिए। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद में लेन फैन को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो अपने पसीने को पोंछते हुए मन में कह रहा होता है, हाँ मानना पड़ेगा तियानमेन सेट के अंदर ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा मिस्ट्रियस है, उसके हर एक साथ मुझे चिली महसूस हो रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम दो साइड गार्ड को देखते हैं, वो लेन फैन को एंसेस्टर के दरवाजे के सामने लेके आ गया होता है। भाई हम एक साइड गार्ड को देखते हैं, वो एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं वेनरेबल एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ, आपके ऑर्डर के मुताबिक हम होलीसॉन लेन फैन को यहाँ पे लेके आ गए हैं। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि सामने जो बड़ा सा दरवाजा रहता है वो ओपन होता है और अंदर से एंसेस्टर वो दोनों साइड गार्ड को कह रही होती है, लेन फैन को अंदर आने दो और तुम सभी अभी जा सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें दो साइड गार्ड को दिखाता है, वो एंसेस्टर को ग्रीट करते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हम समझ गए। उसके बाद वो दोनों साइड गार्ड वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हम लेन फैन को देखते हैं, वो अंदर जाने लगता है, जाते ही मन में कह रहा होता है, वेनरेबल एंसेस्टर लंबे समय से सर्कुलेशन पे है। वैसे हम दोनों के बीच में तो मास्टर और डिसिपल का रिलेशनशिप है, पर फिर भी मेरे कल्टीवेशन पे मेरे मास्टर के अलावा सेक लीडर मुझे ज्यादा गाइड किया है। अगर अब मैं ये सोचूं तो मैंने मास्टर को लास्ट टाइम 2 साल पहले देखा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लेन फैन को देखते, वो पैदल चलते चलते एक चोटी के सामने आ गया होता है और वही चोटी के ऊपर हमें एंसेस्टर को दिखाते वो कल्टीवेट कर रही होती है। फिर उसके बाद हम लेन फैन को देखते, वो अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, डिसाइपल लेन फैन मास्टर को ग्रीट करता है। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो धीरे धीरे अपना आंख खोलती है। उसके बाद वो लेन फैन को कह रही होती है, तुम्हें इतना तो पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, फेनर मेरे सामने आओ। उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल पावर के वहां से लेन फैन को अपने तरफ खींच लिया होता है, जिसके कारण हमें लेन फैन को दिखाता है, वो सीधा एंसेस्टर के सामने आकर रुकता है। भाई हम एंसेस्टर को देखते, वो लेन फैन को कह रही होती है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते, वो लेन फैन की तरह देखते मन में कह रही होती है, मैंने उससे 2 साल नहीं मिली है, लेन फैन बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो गया है। पर अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, उसे कुछ रियलाइज होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैं ये क्या सोच रही हूँ। पर तभी अचानक से लेन फैन को दिखा होता है, वो एंसेस्टर के पूरी फेस को रेड देने के बाद एंसेस्टर के ऊपर चिंता करते कह रहा होता है, मास्टर क्या सही है, आपकी पूरी फेस रेड हो गई है, क्या आपको बुखार है? मास्टर अगर कुछ सही फीलिंग्स नहीं हो रही है तो आज का ये मीटिंग हम दूसरे दिन कर लेंगे, आज आप रेस्ट कर लीजिए। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो फाइनली अपने होश पे आती है। उसके बाद वो खसते हुए कह रही होती है, मेरी कल्टीवेशन ऐसे स्टेट पे पहुंच गई है जो कोई भी इलनेस मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है। और ये बातों को सुनने के बाद लेन फैन हंसते कह रहा होता है, ओ हाँ ये भी सही है। पर हम एंसेस्टर को देखते, वो मन में कह रही होती है, तुम बच्चे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी सामने हम लेन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को कह रहा होता है, वेल मास्टर वो क्या क्वेश्चन है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहती है? और वैसे भी हम मास्टर
मास्टर और डिसाइपल है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप बिना हिचक के मुझसे पूछ सकती है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ओह तो तुम अभी भी एक्ट करना चाहते हो, मैंने ये पहले क्यों नोटिस नहीं किया कि ये बच्चा इतना अच्छे तरीके से एक्ट कर लेता है। उसके बाद वो लिन फैन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिन फैन तुम्हें पता है। पर अचानक से एंसेस्टर रुक जाती है। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, क्या मेरी टोन बहुत ज्यादा हैरास है? मैं उसके साथ इतनी हैरासली बात नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं करती हूँ तो ये बैकफायर हो सकती है और ये लिन फैन के माइंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और वैसे भी लिन फैन यंग और इनएक्सपीरियंस है और उसकी उम्र में इस तरह के मिस्टेक करना कॉमन है, और मैं उसके मास्टर होने के नाते लिन फैन के ट्रू फीलिंग्स को समझना ये इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी लिन फैन अभी बहुत ज्यादा लापरवाही और जल्दबाजी के साथ एक्ट कर रहा है। पर अचानक से सामने में लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को कह रहा होता है, क्या जानता हूँ? मैं क्या जानता हूँ? मास्टर आप क्लियरली बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कांपते आज में कह रही होती है, वेल तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें जो कहना चाहती हूँ, वेल आज असल में आज मेरी 3000 ईयर बर्थडे है। फिर उसके बाद ये एंसेस्टर मन में कह रही होती है, हे भगवान मैं ये क्या कह रही हूँ। पर अचानक से हमें लिन फैन को दिखा होता है, वो अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है कि क्या ये सच है? फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को गौर से ऑब्जर्व करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी इमेजिन नहीं कर पाया था कि मेरे मास्टर की उम्र 3000 साल हो गई है। हे भगवान, मास्टर को देख के लगती है कि वो 20 साल की कोई यंग लड़की है। उसकी लेग, उसकी सेक्सी फिगर, या तक कि उसकी फेस कहीं से भी 3000 ईयर नहीं लगती है। उसे देख के लगती है कि वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गॉडेस है। तभी अचानक से लिन फैन के सामने रहे उसके मास्टर को दिखाती है। वो लिन फैन को इतना ज्यादा शॉक देने के बाद एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिन फैन को कह रही होती है, अब जब तुम्हारे मास्टर की उम्र के बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो मन में कह रही होती है, मुझे उसके लिए एक रीजन बनाना है, फिर धीरे धीरे मेरे ऊपर उसका जो सोच है वो गिव अप कर देगा और ये सब कुछ खत्म करने के लिए यही एक ही ऑप्शन है। पर तभी अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं ये कैसे हो सकता है? मास्टर की यूथफुल अपीयरेंस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और सबसे बड़ी बात, मास्टर की एज को जानने के बाद मैं मास्टर को और भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। और लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके मास्टर को दिखाती है, वो तो पत्थर बन गई होती है, टूट गई होती है, क्योंकि उसने जो प्लान किया था वो सब कुछ फेल हो गया है। वो अपने कांपते में कह रही होती है, नानी। उसके बाद वो मन में कह रही होती है, क्या अब तुम मुझे और भी ज्यादा एडमायर करने लगे हो? और वही दूसरी तरफ हमें लिन फैन को दिखा होता है, उसका तो आंखें चमक रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मास्टर मुझे पर्सनली इस जगह पे इसलिए बुलाई है ताकि यूथ को मेंटेन करने का जो आर्ट है वो मुझे सिखाने वाली है। सच में मैं सोच रहा था कि मुझे इतना मिस्टीरियस तरीके से इस जगह से क्यों लेके आया है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। गाइज मैं आप सबके क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, लिन फैन को अभी तक नहीं पता है कि कल सिस्टम ने उसे जो लेटर लिख के दिया था वो उसके मास्टर को रिसीव हो गई है और वो उस लेटर को रीड भी कर लिया है। लिन फैन को सिर्फ ये पता है कि वो जो लेटर है वो उसके सीनियर ब्रदर चेन के पास है। तो चलो अब हम कहानी पाते हैं। हमें लिन फैन के मास्टर को दिखाती है, वो लिन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हैं, कांपते आज में कह रही होती है, तो तुमने अभी क्या कहा? तो तुम तुम्हारे मास्टर के एज को लेकर माइंड नहीं करते हो? हमें लिन फैन को दिखाता है, उसका तो आंखें चमक रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, जरूर मैं जरूर माइंड नहीं करता है। ये बातों को सुनने के बाद उसके मास्टर को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वैसे मेरी अपीयरेंस तो यंग है पर सच तो यह है कि मेरी उम्र ऑलरेडी 3000 ईयर हो गई है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो एक सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा होता है, मास्टर को मैं डिसलाइक कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी मास्टर के ऊपर मेरा जो एडमायरेशन है वो इतने आसानी से गायब कैसे हो सकता है? और मास्टर अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप ओपनली मुझे कह दीजिए, इससे मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। फिर उसके बाद लिन फैन मन में कह रहा होता है, क्या मास्टर को डर है कि मैं उसे ये कह दूंगा कि उसके एज के हिसाब से वो यंग एक्ट कर रही है? फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो एक लालची हंसे हंसते मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे मास्टर ओफेंड हो जाए, नहीं तो वो मुझे यूथ मेंटेनिंग आर्ट को नहीं सिखाएगी। तो सिर्फ उस यूथ मेंटेनिंग टेक्निक के लिए मैं मास्टर को बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हूँ। पर तभी अचानक से सनवाड़े में लिन फैन के मास्टर को दिखाती है, वो अपने दांत पीसते लिन फैन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे इंटेंशन को समझ गई। ये बातों को सुनने के बाद लिन फैन कह रहा होता है, मास्टर आपके ऊपर मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद लिन फैन मन में कह रहा होता है, कम ऑन मास्टर मुझे वो यूथ मेंटेनिंग आर्ट को सिखाइए। पर अचानक से हम लिन फैन के मास्टर को देखते हैं, वो अपने पास एक तलवार निकाल लिया होता है और वो तलवार सीधा लिन फैन के गर्दन पे रख दिया होता है और सामने के नजर को देखने के बाद लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, देख के लग रहा होता है कि पैर में कभी भी मुद्द देगा। फिर वो मन में कह रहा होता है, नानी ये कहानी कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है? पर तभी अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसका नजर उसके मास्टर के साइड पे जमीन पे पड़े हुए एक लेटर की तरफ जाता है और उस लेटर की तरफ वो एक नजर देखने से वो समझ जाता है कि वो लेटर किसका है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, ये लेटर तो कल का लेटर है। लिन
लिन फैन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपना दांत पीसते मन में कह रहा होता है, डैम इट, सब कुछ खत्म, चलो दूसरे रिकॉर्डेशन के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद अचानक से हम लिन फैन के मास्टर को देखते हैं, वो लिन फैन को साइन पे फेंक दिया होता है। उसके बाद वो लिन फैन की छाती के ऊपर पैर रखते हुए और गर्दन पे तलवार रखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिन फैन तुम तियानमेन सेट के डिसाइपल होने के नाते तियानमेन सेट का रूल को तोड़ दिया है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है तुम जरूर जानते हो। और वही दूसरी तरफ जहन पे पड़ रहे में लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि कल रात सिस्टम ने मेरे लिए जो लेटर लिखा था वो आज सुबह सिनेमा चैन लेने के बाद वो खुद के पास नहीं रखा बल्कि सीधा मास्टर को दे दिया। अब मास्टर सोच रही है कि मैंने मास्टर के लिए लव लेटर लिखा है, खत्म, टाटा बाय बाय। सिस्टम ये तुमने क्या कर दिया, आज मैं मौत का सामना जरूर करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 1000 साल पहले तियानजू पीक को दिखाता है और वहीं पे हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अकेली एक जगह पे खड़ी रहती है और वो आसमान की तरफ देखती है, खुद ही खुद से कह रही होती है, एल्डेस ने मतलब इमॉर्टल पे ब्रेक थ्रू करने के बाद पूरे तियानमो सेट को मेरे हाथ पे छोड़ दिया और फेरी वर्ल्ड पे चला गया और अभी तो मेरी कल्टीवेशन सिर्फ हाफ इमॉर्टल पे है। मैं ये भी नहीं जानती मेरी पूरी जिंदगी में मैं इमॉर्टल पे पहुंच पाऊंगी या नहीं। हाय भगवान जाने कब मैं मेरे कल्टीवेशन पे इमॉर्टल रियलम पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। असल में वो क्या है, किस चीज का मेरे पास कमी है जिसके कारण मैं इमॉर्टल रियलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ही गुस्से में रहती है, वो लिन फैन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तियानमेन सेट रूल 36, अगर कोई तियानमेन सेट के रूल को तोड़ता है तो उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद तियानमेन सेट से बाहर करवा दिया जाएगा। पर लिन फैन तुम मेरे डिसाइपल होने के नाते और होली सन होने के नाते मैं तुम्हें और एक चांस दे रही हूँ, अगर अभी तुम मानते हो कि तुम गलत हो तो तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर फिर भी छोटे से पनिशमेंट के तौर पर मुझे लेके तुम्हारे पास जितना सारा फीलिंग्स है वो सब कुछ याद है मैं तुम्हारे पास से गायब कर दूंगी। और एंसेस्टर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, क्या मेमोरी इरेज करना है, और अगर मेमोरी इरेज करना है तो उससे पहले वो मेरी मेमोरी को चेक करेगी और मास्टर के कल्टीवेशन के हिसाब से ये पॉसिबल है। और अगर मास्टर सच में मेरे मेमोरी को चेक करती है तो मेरा जो सीक्रेट है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, ये जो सीक्रेट है वो तो एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रिस्क लेना ही है। उसके बाद ही अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपने क्या कहा, आपको लेके मेरे पास जो फीलिंग्स है उसे आप इरेज कर देना चाहती है। उसके बाद ही अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या आप सच में ये सोचती है कि मैं लिन फैन उस तरह के इंसान हूं जो बहुत आसानी के साथ पीछे हट जाऊंगा। आपके ऊपर मेरा जो फीलिंग्स और एडमायरेशन है वो इतने आसानी से मिटने नहीं वाला है, और अगर आप मेरे फीलिंग्स को इरेज कर देना चाहती है तो मुझे जीने से बेहतर होगा कि आप मुझे यहीं पे मार दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होती है लिन फैन को कह रही होती है, तो तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो जमीन से उठते कह रहा होता है, मास्टर मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो कुछ भी शब्द कह रहा हूँ ये सब कुछ मेरे दिल के गहराई से आ रहा है। वैसे मास्टर क्या आपने कभी सोच के देखी है कि आप इतने लंबे सालों से सिकुलेशन पे हैं पर फिर भी आप अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को पकड़ने के बाद दीवार पे सटा दिया होता है। उसके बाद वो अपने मास्टर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि आपको सच में समझ में नहीं आ रही है क्या कोई कल्टीवेशन पे इंप्रूव ना होने का कारण क्या है। तभी हमें दूसरी तरफ लिन फैन के मास्टर को दिखाती है, वो लिन फैन को इतना तक करीब देने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने दांत पीसते कह रही होती है, रीजन क्या रीजन, तुम सिर्फ एक नेसेट सोड डिलम का कल्टीवेटर हो, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बकवास बातें करना बंद करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो और भी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आपके पास प्यार का कमी है। आप नहीं समझती है कि सच्चा प्यार क्या है। आपको पता होना चाहिए प्यार एक ताकत है, प्यार नहीं जानता कि लिमिट क्या होता है। और लिन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करती है, अपने कांपते हुए कह रही होती है, प्यार कोई लिमिट नहीं जानती है। पर तभी अचानक से वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। उसके बाद वो लिन फैन को कह रही होती है, पर चाहे जो भी हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो फिर भी मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों के बीच में स्टेटस का बहुत ही बड़ा अंतर है। और तुम ही बताओ क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। पेनर मुझे माफ कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। पर अचानक से हम लिन फैन को देखते, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि मैं आपके उड़ती नहीं हूँ, पर आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये सब कुछ मेरे दिल की बात है। क्या आपको पता है एक पुरानी कहावत है, प्यार नफरत को दूर करता है। अगर आप किसी को प्यार करती है तो जितना समय गुजरता जाएगा उसके लिए आपका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। तो इसीलिए आज आपके सामने मेरे दिल की जितने सारे बात है वो सब कुछ मैं आपको कहने वाला हूँ, ताकि शायद 1000 साल बाद मैं रिग्रेट ना करूँ कि आज मैंने ये शब्द क्यों नहीं कहा था। और लिन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। उसके साथ ही साथ वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कांपते आज में लिन फैन को कह रही होती है, वो क्या शब्द है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। लिन फैन कह रहा होता है, एक बार मेरे सामने एक ईमानदार भावना थी लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं किया था। मुझे उसकी पछतावा केवल तभी हुआ जब मैंने उसे खो दिया। अगर भगवान मुझे और एक बार मौका दिया तो मैं उस लड़की से कहूंगा, मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ, और अगर इस प्यार पर कोई समय सीमा है तो मैं भगवान से आशा करता हूँ कि मुझे इस प्यार को एहसास करने के लिए 1000 साल का समय मिले। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने एक्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए और एक्टिंग को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए रोने लगता है। यार रोने के एक्टिंग कितना खतरनाक है यार, कोई समझ ही नहीं सकता कि वो एक्टिंग कर रहा है।
पर तभी अचानक से हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है। वो लिनफेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो गौर से लिनफेन की तरफ देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू रहती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर देती है और वही ब्रेक थ्रू के कारण हमें दिखा आता है कि एक गोल्डन लाइट आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। एंसेस्टर अभी जिस जगह पे रह रही है उस जगह से दूर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है। वो सभी सामने के नजारा को देख रहा होता है। एंसेस्टर ब्रेक थ्रू कर रही है, ये सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी अचानक से हम तियानवें सेट के लीडर को देखते हैं। वो उस गोल्डन लाइट को देखने के बाद शॉक होती है, कह रही होती है ये तो इमोर्टल क्यों हुआ है। तभी साइड पे हमें वही विड्डी को दिखाती है जो पहली वाले इन्फेंट को एडॉप्ट किया था और डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट किया था। वो कह रही होती है अरे ये तो इमोर्टल क्यों है, तियानजो फिक्स से आ रही है। हे भगवान, क्या एंसेस्टर ने फाइनली इमोर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें तियानजो फिक के अंदर रहे एंसेस्टर को दिखाती है। वो अपने सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू को देखने के बाद उसके आंखों में आंसू रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है तो इसका मतलब यह है कि मैं मेरे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास प्यार की कमी थी। और अगर ऐसी बात है तो मैंने पास्ट पे जितने सारे पाथ चूज किया था वो सब कुछ गलत है। मेरे ऊपर फेनर के सिंसियर फीलिंग्स की बिना शायद कभी भी मैं मेरी पूरी जिंदगी में इमोर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। तभी हमें दूसरी तरफ लिनफेन को दिखाता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद अपने मास्टर के कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू को देखने के बाद वो टोटली कंफ्यूजन में रहता है। मन में कह रहा होता है कि अबे भाई क्या हुआ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ पे चल क्या रहा है। हे कम ऑन बिग सिस्टर, तुम पहले कुछ कहो, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक महसूस हो रहा है। पर तभी अचानक से लिनफेन के सामने में उसके मास्टर को दिखाती है। वो धीरे धीरे लिनफेन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और सामने के नजर को देखने के बाद में लिनफेन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मन में कह रहा होता है मास्टर मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रही है, सब कुछ खत्म, देख कैसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास्ट लाइफ पे टीवी पे ड्रामा शो पे मैंने जितने सारे फ्लर्टिंग ट्रिक लर्न किया था, देख कैसा लग रहा है कि वो सब कुछ कचरा है, कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद हम लिनफेन के मास्टर को देखते हैं। वो अपने हाथ को लिनफेन के फेस की तरफ ले जा रही होती है और ये देखने का लिनफेन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपना आंख बंद कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है खत्म, सब कुछ खत्म, मेरे अनदर वर्ल्ड के लाइफ स्टोरी यही पे खत्म होता है, बाय बाय टाटा। पर हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है। वो लिनफेन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए लिनफेन के बहुत ही ज्यादा करीब चली जाती है। उसके बाद वो लिनफेन के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगती है और अपने मास्टर की ये एक्शन को देखने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ब्लासिंग करने लगता है। ब्लासिंग करते कह रहा होता है मास्टर आप। पर अचानक से उसके मास्टर को दिखाती है। वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस रहती है, अपने फेस को ढकते हुए लिनफेन को कह रही होती है तुम बुद्धू कहेगे, क्या तुम मुझे अभी भी मास्टर करके बुलाओगे। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है। वो तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है क्या ये सब कुछ हो रहा है, क्या मैं सच में मास्टर के साथ फ्लर्टिंग करने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। और तभी अचानक हम लिनफेन के मास्टर को देखते हैं। वो एम्बेरस के कारण अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपने होठों पे हाथ रखते हुए लिनफेन को धीमे शब्द में कह रही होती है हम दोनों रिलेशनशिप पे आ सकते हैं, पर तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन अभी काफी नहीं है। वैसे ये दुनिया हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर क्या ओपिनियन रखता है मैं ये परवाह नहीं करती, पर मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी इमोर्टल रिलम पे पहुंच गई है, तो शायद हो सकता है कि 10 सालों के अंदर हेवन मुझे फोर्सफुली फेरी वर्ल्ड पे लेके चला जाए। तो इसलिए अगर तुम इमोर्टल नहीं बनते हो तो तुम मुझसे शादी कैसे करोगी, और अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रही हूँ, क्योंकि 1000 सालों के बाद मैं कोई भी रिग्रेट पे नहीं जीना चाहती। और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है। वो पीछे से अपने मास्टर को प्यार से हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है जरूर मास्टर, नहीं यान, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए औरती बनूंगा। फिर उसके बाद लिनफेन मन में कह रहा होता है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था, एंसेस्टर जो 3000 साल जी चुकी है उसे धोखा देना इतना आसान है। तभी हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है। वो लिनफेन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए लिनफेन की तरफ देख रही होती है और वही दूसरी तरफ हमें लिनफेन को दिखाता है। वो अपने न्यू गर्लफ्रेंड को स्माइल करते हुए देखने के बाद मन में कह रहा होता है पर चाहे जो भी हो यान बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि अचानक से मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। क्या ये मेरा इमेजिनेशन है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताओ कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो, मैं साथ दे रहा हूँ, 3 दिन हगा नहीं होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताओ तो आगे मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ना वो एकदम स्टार्ट विद द कन्फेशन टू द वीडियो मास्टर की जैसा सिमिलर है, तो शायद हमें बहुत सारे सीन हमें सिमिलर देखने को मिल सकता है। पता नहीं क्या होगा, पर इस सीरीज पे हमें बहुत पहले रोमांस देखने को मिल चुका है, मास्टर डिसेबल का रोमांस देखने को मिल चुका है, तो शायद हो सकता है कि हमें आगे और भी ज़्यादा रोमांस देखने को मिले। तो आप लोग बता सकते हो, पता नहीं कि ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग होगा या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग बताओ कि अभी तक ये सीरीज़ को देखने के बाद इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, तो कमेंट करके बताना। अगर आगे जितना चैप्टर आता रहेगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैसे ये सीरीज़ का ना मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है, और वैसे भी ये सीरीज़ सिर्फ जो चाइना पे ट्रांसलेट है उस पर सिर्फ 16 या 17 चैप्टर आया है, और मैंने अभी भी 7 चैप्टर एक्सप्लेन किया है। और तो आगे एक्सप्लेन करूँगा अच्छा लगता है तो।
तो बताना कमेंट करके कि कंटिन्यू करूँ या नहीं। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, 1000 फॉलो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से कर लो, ठीक है। और अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, जो लोग बिगड़ा हुआ बंदा है वो सभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ही मजेदार हमें फोटो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलता है, तो जाकर जरूर विजिट कर लेना, ठीक है। चलो आज के वीडियो भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।